नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस अध्यक्षता में उन्होंने जिन मुद्दों पर खास तौर पर जोर दिया उसमें काउंटर टेररिज्म एक मुख्य मुद्दा था, जिसको पहले भी भारत हमेशा उठाता रहा है। हालांकि आपको बताएं, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है और मोदी जी की अध्यक्षता में ही, आपको बताएं, इसके पहले मोदी जी ने जब अध्यक्षता की थी 2016 में, ये अध्यक्षता पहली बार की थी और इस बार जो ये अध्यक्षता कर रहे हैं ये दूसरी बार है। और इनमें जो देश हैं ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों का समूह है जो मिलकर के वैश्विक जो चिंताएं हैं उसके बारे में कुछ सुझाव, विचार या उस पर फैसला देता है। तो इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, उसमें आपको बताएं काउंटर टेररिज्म का जो प्लान है उसको एडॉप्ट किया जाए, इस पर बात होगी और मल्टीलैटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार पर साझा स्टैंड ये लिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने सरकार को गिराकर और स्वयं कब्जा कर लिया है और इस कब्जा करने वाले में जो लोग हैं वो अमेरिका के 9/11 के लिए भी गुनाहगार हैं। और आपको बताएं, ऐसे में वो आतंकवादी भी हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने $50 लाख तक का इनाम भी घोषित किया था कि ये इतने खतरनाक आतंकवादी हैं जो कोई इनको पकड़कर अमेरिका को सौंपेगा। हक्कानी नेटवर्क के उसमें आतंकवादी थे जो सिराजुद्दीन है वो, और $50 लाख का इनाम था। लेकिन अब ये इनामी जो आतंकवादी हैं ये तालिबान के सरकार में शामिल हैं अफगानिस्तान में, और ये पूरी दुनिया के लिए एक आतंक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत सरकार हमेशा से इस आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक पटल पर रखती रही है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में जहां बात जलवायु परिवर्तन और जो कोरोना काल चल रहा है इसको लेकर जो चिंता व्यक्त की गई, मोदी जी की तरफ से ये बात की गई कि आज की डेट में जिस तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया है और उसके बाद हक्कानी नेटवर्क के जो आतंकवादी जेलों में बंद थे उनको छोड़ा गया है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बने हुए हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा की गई कि जो ये आतंकवादी हैं इन सबके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान नजर आता है। हक्कानी नेटवर्क का जो मुख्यालय है वो भी पाकिस्तान में है, लश्कर-ए-तैयबा वो भी पाकिस्तान से चलता है, जैश-ए-मोहम्मद वो भी पाकिस्तान से चलता है। और हाल ही में हमने देखा कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी लड़ाके पंजशीरा में लड़ रहे थे उस समय पाकिस्तान की वायुसेना ने इन तालिबानी आतंकवादियों का साथ दिया, ना कि अफगानिस्तान के लोगों का। और इससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान हमेशा आतंक को बढ़ावा देता है। हालांकि इस पर आपको बताएं, चीन को मिर्ची लगी क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के आतंक के मुद्दे पर कोई बात हो। चीन ये भी नहीं चाहता था कि कोरोना को लेकर कोई बात हो। हालांकि इस ब्रिक्स 13वें सम्मेलन में यह तय हुआ है कि आगे आने वाले समय में जो महामारी है कोविड-19, इसको लेकर स्टडी की जाए और पूरी दुनिया के जो देश हैं वो इसके विषय में कुछ खोज करें कि इस तरह का वायरस जब आ जाए तो उससे कैसे मुकाबला किया जाए। और ब्रिक्स देशों में यह तय हुआ कि इस तरह से कोरोना जैसे वायरस को लेकर साझा स्टडी की जाए, यानी कहीं किसी देश के पास कोई जानकारी है, जिस तरह से भारत ने एक अपना डेवलप किया था पूरा इसमें नेटवर्क और वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन की खोज कर ली थी, तो उस समय मांग उठी थी कि दुनिया के जो भी देश हैं वो अलग अलग स्टडी कर रहे हैं और अलग अलग खोज कर रहे हैं। इसके बजाय अगर जानकारियां आ जाती हैं तो उसको साझा करें ताकि ब्रिक्स जो देश हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग कम से कम महामारी जैसे काल में कर सकें। लेकिन मुख्य मुद्दा इस समय दुनिया में और ब्रिक्स देशों के लिए तालिबान बना हुआ है, क्योंकि तालिबानियों ने जिस तरह का ये शुरुआत की है उस शुरुआत में आतंकवादियों को ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बाकी मंत्रालय दिए गए हैं और इन लोगों का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान से चलना तय हुआ है। जिस तरह से हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आए
उस इनपुट में यह आया कि ये जो तालिबानी हैं अफगानिस्तान के, इनके संपर्क में पाकिस्तान की आईएसआई है। और आईएसआई हम जानते हैं कि वो संगठन है पाकिस्तान का, वो गुप्तचर संस्था है पाकिस्तान की, जो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि मोदी जी के इसी पहल की वजह से ब्रिक्स देशों में चीन बेशक मौन रहे, लेकिन रूस भारत की बात से सहमत दिखाई दिया है। इसी तरह आपको बताएं कि इसी में जो ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, वो भी मोदी जी की बात से सहमत दिखाई दिया और उन्होंने सहमति जताई कि अब इस मामले में हम आतंकवाद को मिटाने के लिए भारत के तत्वाधान में जो प्रस्ताव पास करेंगे उसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा और उसको इंप्लीमेंट, उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के पीछे चीन है और चीन का अपना हित है, वो जिस तरह से सीपैक बना रहा है, जिस तरह से एक एक करके दुनिया के देशों में पहले कर्जा देता है, फिर अपनी सेना लगाता है, फिर अपना कुछ वहां निर्माण कार्य करता है और देश पे कब्जा कर लेता है। अवैध कब्जे किस तरह से चीन ने कई देशों के ऊपर किए, इस तरह से अब उसको लगता है कि अफगानिस्तान में भी वो अपनी योजना को सफल करने में सफल होगा, योजनाओं को सफल करेगा। और जो भारत, उसको लग रहा था कि उसकी जो ये यात्रा है पूरी दुनिया में छा जाने की और दुनिया में कब्जा करने की, उसके बीच में रोड़ा है, तो उसको लगता है चीन को कि ये आतंकवादियों के जरिए वो भारत के मार्ग में बाधा बन सकता है, जिसमें ग्वादर पोर्ट जैसी बात आती है। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से भारत सरकार ने बांध बनाया और वहां के नागरिकों के अंदर जो घुसपैठ की, वहां के नागरिकों के अंदर जो लोकप्रियता हासिल की, इस बात को लेकर चीन अच्छा खासा चिढ़ा हुआ है। मोदी जी की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन में उसको यह सुनना पड़ा कि सारे दुनिया में जो आतंकवादी संगठन हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे पाकिस्तान है। और मोदी जी की यह बात जब बोली जा रही थी ब्रिक्स सम्मेलन में, तो इसके कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि दिल्ली के अंदर हमारे एनएसए अजीत डोभाल उनसे मिलने के लिए ब्रिटिश एजेंसी के MI6 उसके हेड मिलने के लिए आए थे। इसी तरह रूस के एनएसए वो मिलने के लिए आए थे और अमेरिका की CIA के विलियम बर्न्स वो एनएसए अजीत डोभाल से मिले थे। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल निकोलाई पत्रुशेव हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे। ये सब मिलने की और मुलाकातों की जो बात है, इसके पीछे ये माना जा रहा है कि दुनिया के कई देश भारत की बात से सहमत हैं कि दुनिया में अगर आतंकवाद मिटाना है तो एक साथ मिलकर, एक साथ सब ठिकानों पर उनके हमला करना जरूरी है, अब उसके पीछे चाहे कोई भी हो। तो हमने देखा कि अमेरिका ने जिस तरह की गलतियां की, 9/11 से उसने प्रण लिया था कि मैं आतंकवादियों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो वहां तक सीमित रह गया। अजय 9/11 के जो गुनाहगार हैं, हमने उनको सजा दे दी, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन उसी अमेरिका के बराक ओबामा ने खूंखार 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया, और वो आतंकवादी उसने केवल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उसको अपना एक भगोड़ा जो था, उस भगोड़े सैनिक को बदले में लेना था। आज अमेरिका वही कर रहा है कि जो अफगानिस्तान के तालिबानी हैं उनके लिए वो साजो सामान, फाइटर प्लेन, हथियार और गोला बारूद जो छोड़ के आया है, ये माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन ये दोनों एक तरह से मिल गए हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, और इनको लगता है कि हमारे देश का आतंकवाद को हम अपने से हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो बाकी के देश हैं उनमें अगर आतंकवादी नेटवर्क बढ़ता है तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और आप उनको डिस्टर्ब करने में सफल होंगे। हम जानते हैं कि हमेशा रूस और अमेरिका में तनातनी रहती है और इसलिए रूस की किसी भी बात को वो सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह भारत को वो समझते हैं कि भारत जो है वो रूस के ज़्यादा निकट है, वो कोई भी डील करता है, रक्षा सौदा करता है, तो चाहे वो फ्रांस से करता है, चाहे वो रूस से करता है, लेकिन अमेरिका से वो कोई ऐसी डील नहीं करता। S-400 को लेकर हमने पिछले दिनों देखा कि जब अमेरिका की सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि S-400 जो सुरक्षा प्रणाली है
भारत उनसे खरीदेगा, लेकिन भारत ने वो डील की मोदी सरकार ने जो उनको उचित लगी हमारे देश के लिए, क्योंकि अमेरिका की तुलना में बहुत ज़्यादा कम कीमत में रूस हमको वही डिफेंस सिस्टम S-400 देने को तैयार हुआ था, और इसलिए भारत ने अमेरिका की नाराजगी को दरकिनार करते हुए रूस से समझौता किया। और हम जानते हैं कि रूस हमारा पुराना मित्र भी है, और इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए भी एक बार फिर चीन और अमेरिका, ये दोनों को अलग थलग करने का काम मोदी जी की कूटनीति ने किया है। और आपको बताएं, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो अब रूस के साथ या रूस के बिना भी अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग ये अमित शाह जी ने की है, जिसमें NSA अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसमें शामिल हुए। तो योजना बनी है कि POK में जो आतंकवादी इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। सेना प्रमुख मिले हैं, उसमें तय हुआ है कि किस तरह से अगर एक साथ हमला करना पड़ गया चीन और पाकिस्तान पे, तो किस तरह से योजना बनानी है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना में शामिल किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ के द्वारा। और वहीं हमने देखा कि जैसलमेर में, जो कि जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा है और पाकिस्तान के बॉर्डर से मात्र 35 किलोमीटर दूर है, वहां पर फाइटर प्लेन हाईवे पर उतारने की तैयारी की गई, उसका उद्घाटन किया गया, उसकी तैयारी की गई, उसका एक तरह से ट्रायल किया गया, जो कि सफल भी रहा है। यानी भारत अब पूरी तरह ये मन बना चुका है कि ब्रिक्स देश आतंक के मुद्दे पर यदि चीन के नानुकर के कारण भारत के साथ नहीं भी आए, तो भारत अपने आप में, अपने बेस पर, अपनी सेना के बल पर इन आतंकवादियों को सबक सिखा सके और नेस्ता नाबूद कर सके। निश्चित रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता करना हमारे देश के लिए गौरव की बात है, और मोदी जी की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, निश्चित रूप से इसमें सोचने को ये ब्रिक्स देश मजबूर होंगे। और ये भी इसमें खुलासा होगा कि जो आतंक के मुद्दे पर मौन रहेगा, इसका मतलब वो आतंकवादियों के साथ है। और इसीलिए चीन को दिक्कत हुई कि चीन का जो ये मुखटा है, ये दोहरा चेहरा है, ये मोदी जी ने उतार फेंका है, और इस समय अमेरिका भी मुंह छुपाए घूम रहा है। निश्चित रूप से अब भारत अपने पैरों पर खड़ा है और अपने आप कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेकर आतंक के मुद्दे पर वो एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दूसरी बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की, और ये उन विपक्षियों के लिए भी एक संदेश है जो मोदी जी के बारे में इधर उधर की बातें करते हैं। उनको भी देखना चाहिए कि किस तरह से मोदी जी ने अध्यक्षता में लोगों को, दुनिया के ब्रिक्स देशों को ज्ञान दिया है। वंदे मातरम।